So hello everyone, my name is Athena. Welcome to Being with Athena. I hope you all are doing well at 7 sound. So मैंने कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, उसमें मैंने बताया था कि मैं एक Q&A सेशन कंडक्ट करने वाली हूँ। आप लोग की जो क्वेरीज है रिलेटेड टू BHU एडमिशंस, BHU हॉस्टल्स, बहुत सारे आप लोग की क्वेरीज था, तो मैं आज वो Q&A सेशन कंडक्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे मेरे पास माइक नहीं है, हॉस्टल में मैं छोड़ के अभी इतने सारी चीज़ें यहाँ पे लेके आना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा। तो मैं कुछ 16 क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है जो ज़्यादा लोगों ने पूछा है। ऐसे तो मैं कमेंट कर इतने तुरंत ही दे देती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा क्वेरीज है वो सबके कॉमन क्वेरीज हैं रिलेटेड टू BHU हॉस्टल्स, रिलेटेड टू BHU एडमिशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आज मैं Q&A सेशंस जो है वो कंडक्ट करने वाली हूँ। जो पहला क्वेश्चन है वो मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक ही डिवाइस है, मेरे पास 2 डिवाइस नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन ऐसे लिखा है इसमें, ठीक है, जो जनरल क्वेरीज है। तो गाइस सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया है। तो आप लोग की जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इस सिंगल सीटर रूम अवेलेबल फॉर द PG स्टूडेंट? नहीं, सिंगल सीटर रूम किसी को अवेलेबल नहीं होता है, ओनली डबल सीटर रूम अवेलेबल होता है PG स्टूडेंट। और जो फर्स्ट ईयर में आते हैं BSc या फिर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, उनको तो 4 सीटर भी अलॉट होते हैं, 3 सीटर भी अलॉट होते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर से 2 सीटर अलॉट होते हैं, और PG स्टूडेंट्स को भी 2 सीटर ही अलॉट होते हैं। आर यू PG स्टूडेंट? नहीं, मैं PG स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं BSc स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर से अभी मैं 3rd ईयर में जाने वाली हूँ। What courses you pursued from the BHU and in which sessions? मैं BSc केमिस्ट्री ऑनर्स था मेरा, लेकिन अभी यहाँ पे ऑनर्स चेंज भी हो सकते हैं, तो मैं अपना ऑनर्स जो है चेंज करके जूलॉजी करने वाली हूँ। तो मेरा ऑनर्स जो है जूलॉजी ऑनर्स हो जाएगा, और मैं अभी 3rd ईयर में जाने वाली हूँ। इन विच सेशंस 2023 में मैंने एडमिशन लिया है, MMB से एडमिशन लिया है। अगर हमें किसी से मिलना होता है तो कैसे मिले? जैसे फ्रेंड से मिल सकते हैं क्या? देखो, आप रात को स्टे नहीं कर सकते हो, अगर आप रात को स्टे करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लीव फॉर्म भरना होगा, ठीक है, और आप हॉस्टल के बाहर जाके एडमिशन, मतलब हॉस्टल के बाहर जाके आप मिल सकते हो, ठीक है। हॉस्टल के अंदर नहीं ला सकते हो किसी भी फ्रेंड्स को, आपके पेरेंट्स को, कोई भी हो, हॉस्टल के बाहर जो भी करना है सब बाहर, ठीक है। साइंस कोर्स की क्लासेस की टाइमिंग क्या है? साइंस हो, आर्ट्स हो, कोई भी कोर्सेज है, 9 बजे से 4 बजे की टाइमिंग होता है। उसके बीच में भी ऐसा नहीं कि लगातार क्लास होगा, जैसे 9 से 11 आपका क्लास हुआ, फिर 11 o'clock से मान लो कि 2 o'clock तक आपका फ्री पीरियड रहा, फिर 2 से 4 आपका प्रैक्टिकल्स रहा, ऐसे होते हैं। तो लगातार क्लासेस नहीं होता है, हो सकते हैं हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा होगा कि आपके लगातार क्लासेस होंगे, लेकिन मैक्सिमम डेज ऐसे होते हैं कि आपके लगातार क्लासेस नहीं होंगे, बीच में 2 घंटे 4 घंटे के गैप रहेगा, फिर उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होगा। और कोई दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके सिर्फ 2 ही क्लासेस रहेंगे, ठीक है, या फिर ऐसा भी ये हो सकता है कि आपके कोई क्लास भी नहीं है, तो आप आराम से किसी दूसरी चीज़ का प्रिपरेशन कर सकते हो साथ में। अच्छा, गेस्ट रूम में दोस्त को रख सकते हैं? आई थिंक गेस्ट रूम में पेरेंट्स को रख सकते हैं, और मुझे गेस्ट रूम के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि गेस्ट रूम जो है वो मैं कभी नहीं रही हूँ, ना मेरे पेरेंट्स कभी रहे हैं। आते हैं तो होटल्स में स्टे करते हैं। अच्छा, घर जाने के लिए एप्लीकेशन ये फॉर्म के साथ पेरेंट्स से भी बात करवानी पड़ती है? देखो, अगर आप इमरजेंसी लीव लेते हो, मान लीजिए आपने लीव फॉर्म 4 दिन पहले नहीं भरा, क्योंकि अगर आपको छुट्टी चाहिए होता है तो एक लीव फॉर्म आता है। अगर आपने लीव फॉर्म मान लो कि आप 4 दिन पहले नहीं भरे हो, तो आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, इमरजेंसी एप्लीकेशन। वो आपको वार्डन, हॉस्टल के जो वार्डन है उनको लिखना है, और वो जो है उनसे आपको आपके पेरेंट्स से बात करवाना है कि आपका जो इमरजेंसी लीव है वो, मतलब आप ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के लिए, ऐसा आप पेरेंट्स से इसलिए बात करवाना पड़ता है। अगर आप इमरजेंसी लीव लेते हो तो इन केस ऑफ आपको पता है कि मुझे घर जाना है, आपके 4 तारीख का टिकट, आप 31 को या फिर 1 तारीख को आप फॉर्म सबमिट कर दो नीचे जाकर, ठीक है, तो आपका लीव फॉर्म साइन होकर 3 तारीख से पहले आ जाएगा, या फिर 3 तारीख तक आ जाएगा, ताकि आप 4 तारीख को घर जा सको। अच्छा, जो मेस में डेली खाना नहीं खाना चाहे वो क्या करेगा दीदी? पूरे महीने की बिल देने से तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। हाँ, बात सही है। आप जैसे कि मेस में पूरे महीने में 5 दिन ऑफ ले सकते हो अपने से, और अगर मान लीजिए कि किसी महीने में 2 छुट्टी मिलता है आपको हॉस्टल की तरफ, कॉलेज की तरफ से, मान लीजिए कि 14 अप्रैल को मान लो कि अम्बेडकर जयंती है,
14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है, साथ साथ में 14 अप्रैल और मान लो कि 28 अप्रैल को कुछ और छुट्टी है, ठीक है। तो आपका ये 2 छुट्टी को छोड़ के बाकी आप 5 छुट्टी और ले सकते हो, और वो 2 दिन भी आप चाहो तो छुट्टी ले सकते हो मैस की तरफ से। ऐसे तो खाना तो सबको खाना होता है, ठीक है। तो आप 5 छुट्टी अपने तरफ से ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपके कॉलेज की छुट्टी है उस दिन जो है वो 5 छुट्टी में काउंट नहीं होगा, वो अलग से काउंट होगा। तो आपके मान लो कि अप्रैल में आपने 5 छुट्टी अपने से लिया है, और 2 छुट्टी जो कॉलेज की छुट्टी है वो 2 छुट्टी काउंट होगा, मतलब आपके टोटल 7 छुट्टी होगा, ठीक है। तो आप जो कॉलेज की छुट्टी होती है, जो ऑफिशियल हॉलीडेज होते हैं, उस दिन आप छुट्टी ले सकते हो। अगर खाए हो तो पैसा दो, नहीं खाओ तो पैसा मत दो, ठीक है। तो 5 छुट्टी आप अपने से ले सकते हो। आप कहाँ से हो दीदी? अच्छा, मैं कोलकाता से हूँ, ठीक है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। कोलकाता बिल्कुल प्रॉपर कोलकाता में नहीं है, थोड़ा सा मतलब कोलकाता से बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, थोड़ा सा कोलकाता से दूर है मतलब। अच्छा दीदी, काउंसलिंग होके एडमिशन होने के बाद कब हॉस्टल मिलता है? देखो, काउंसलिंग हुआ, आपने एडमिशन किया, सीट लॉक किया, उसकी देखो जब हम लोग आए थे ना 2023 में, तब भी बहुत दिक्कत चल रहा था। तो हम लोग के तो लगभग 1 महीने बाद मैसेज आया था कि फिजिकल वेरिफिकेशन का। तो 1 महीने नहीं, 20-25 दिन तो लगता है उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन, उसके बाद से क्लास स्टार्ट होता है। अच्छा, क्या हम फिजिकल वेरिफिकेशन में सब सामान लेकर आए घर से? हाँ, क्योंकि मैंने ये गलती किया था। हम लोग की जो फिजिकल वेरिफिकेशन था ना, वो अक्टूबर के 4 तारीख को था। अक्टूबर की 22-23 को शायद दुर्गा पूजा था यहाँ पे कोलकाता में। तो आप जानते हो दुर्गा पूजा मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैंने क्या किया था, मैं सामान कुछ भी नहीं लेके गई थी, जिस वजह से एक दिक्कत हो गया था। वहाँ पे हॉस्टल अलॉट हो गया था, ठीक है। मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ उसी दिन ही हॉस्टल अलॉट हो रहा था। मैं हॉस्टल अलॉट करके आई थी, मेरे को रूम नंबर भी अलॉट हुआ था। लेकिन फिर होता है ना, कोई अच्छा रूम होता है तो सब वही लेना चाहते हैं कि हाँ मुझे अच्छे सीट चाहिए, मुझे रूम्स अच्छा चाहिए, सब चाहिए होता है। तो मेरी किस्मत थोड़ा सा उस समय ख़राब हो गया था, मतलब मेरे को रूम अच्छा नहीं मिला था, और थोड़े बेड्स की क्वालिटी, मतलब हर चीज़ ख़राब मिलता है ना। आप ऑब्वियसली लेट आओगे तो सब लोग अच्छा चीज़ें तो ले लेंगे। तो ये होता है कि फिजिकल वेरिफिकेशंस के टाइम ही ले जाओ तो अच्छा है, क्योंकि उसके 1-2 दिन बाद ही क्लास शुरू हो जाता है। आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के दिन ही बताया जाएगा आपकी क्लास कब से है। तो आप अगर हॉस्टल मिलता है तो हॉस्टल में रह लो, नहीं मिलता तो आपको बाहर भी पीजी तो करना पड़ेगा, पीजी में रहना पड़ेगा। तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन के सब सामान ही सारे सामान लेकर आओ। अच्छा, और क्या है? और प्लीज़ बता दीजिए काउंसलिंग कैसे करें, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एंड थैंक्स, आपने रिप्लाई किया, वो वेलकम, और थैंक यू। आप लोग इतना अच्छे कमेंट करते हो, वो मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, छोटे छोटे कोई कमेंट भी करते हैं तो मैं हर चीज़ का रिप्लाई करती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है वो कमेंट करते हैं तो, और मैं उसके अच्छे से रिप्लाई भी करती हूँ। तो और प्लीज़ बता दीजिए ऐसे काउंसलिंग कैसे करें? काउंसलिंग कैसे करें? देखो, मेरा काउंसलिंग तो मेरे भैया ने किया था। मैंने उस पर कुछ मतलब उस मैटर में मैं मतलब बिल्कुल अपना कुछ में इंटरफेयर नहीं किया, सब कुछ मेरे भैया ने किया था काउंसलिंग। तो अगर आप चाहते हो कि काउंसलिंग वगैरह, तो आप पेड काउंसलिंग होते हैं ना बहुत सारे, आप उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है। और अगर आप खुद से सीखना चाहते हो, लाइक आप यूट्यूब वगैरह से वीडियोस वगैरह देख के आप सीख लो, आप ये कर सकते हो। मैं तो इस मैटर में बिल्कुल भी नहीं थी, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ मेरे भैया ने किया, सब कुछ एवरीथिंग, बिल्कुल एडमिशन तक सब मेरे भैया किए थे, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो आप काउंसलिंग वगैरह आप यूट्यूब वगैरह से देख के सीख लो कि कैसे काउंसलिंग वगैरह होते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं काउंसलिंग के, तो आप उसमें से देख के कर सकते हो। या फिर आप कुछ पेड काउंसलिंग वाले जो होते हैं ना, पेड काउंसलर होता है, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल होते हैं। या फिर आपकी मतलब बहुत जान पहचान में होते हैं, वहाँ से उनसे काउंसलिंग कराओ, आप ये कर सकते हो, ठीक है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, थैंक्स फॉर इट। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ लिया। मैम, अच्छा दीदी, मान लीजिए मुझे जो कोर्स चाहिए मिल गया तो ऑटोमेटिकली ही शो होने लगेगा। जैसे मुझे 3rd प्रेफरेंस चाहिए, वो मिल गया, अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, तो डायरेक्ट मिल जाएगा ना एडमिशन? देखो, ऐसा होता है, मान लीजिए कि आपने 10 प्रेफरेंस आपने भरा है, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस मान लो कि आपके एफएमसी में जूलॉजी ऑनर्स चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस में मान लो कि आपको एमएमबी में केमिस्ट्री ऑनर्स चाहिए, थर्ड प्रेफरेंस में आपने डाला मान लो कि एमएमबी से आपको
कुछ दूसरा, मान लो कि एमएमबी से आपको फिजिक्स ऑनर्स चाहिए, मान लो ऐसा, नहीं फिजिक्स तो नहीं होगा, जूलॉजी वाले को फिजिक्स तो नहीं, जूलॉजी हो गया, मान लो सेकंड प्रेफरेंस पे आपने एमएमबी से डाल दिया केमिस्ट्री ऑनर्स, थर्ड प्रेफरेंस पे मान लो आपने डाल दिया आर्य महिला पीजी कॉलेज, वहाँ से मान लो आपने किया कि वहाँ से मान लो आपने बॉटनी ऑनर्स दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, आपको मान लो आपके जो इतना कट ऑफ, आपके जितना मार्क्स है, आपके कट ऑफ के हिसाब से, मतलब आपको मान लो कि सेकंड प्रेफरेंस मिल गया, एमएमबी मिल गया है, ठीक है। तो आपके सेकंड प्रेफरेंस में जब आएगा आपको वो सीट लॉक करना होगा। सीट लॉक कर दोगे तो आपका एडमिशन जो है, मतलब आपको अपग्रेडेशन नहीं चाहिए तो आप सीट लॉक कर दोगे। सीट लॉक करोगे तो फिर आपको पैसे देने होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के पेमेंट करोगे तो आपका बिल्कुल सीट लॉक हो जाएगा, ना अपग्रेडेशन होगा ना कुछ होगा। उसके बाद आपके पास ईमेल आएगा तो फिर आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आओगे, ऐसे होता है, ठीक है। मतलब ऐसे 10th प्रेफरेंस 10 प्रेफरेंस आपने फिल किया था, तो मेरे भैया ऐसे ही बोले थे, मुझे याद नहीं। और ये जो कमेंट है वो अनन्या ने किया था। मैं हर लोगों का, क्योंकि होता है ना, मतलब जैसे जो कमेंट करते हैं उस पर नाम थोड़ा अलग अजीब सा होता है, कुछ भी होता है, मतलब उनका नाम भी नहीं याद होता है मुझे इतना। अच्छा, बीएचयू में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है या नहीं, बता दीजिए प्लीज। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी तो नहीं है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है। जैसे कि बीएचयू में आप कोई भी कोर्स कर रहे हो बीएससी के, तो आपको ऐसे मिलेगा, बीएससी में जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स मिलेगा, फिजिक्स ऑनर्स मिलेगा, मैथमेटिक्स ऑनर्स मिलेगा, जूलॉजी ऑनर्स मिलेगा, साइकोलॉजी भी होता है, बीएससी साइकोलॉजी ऑनर्स होगा, जियोलॉजी मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको बीएससी में बायोटेक्नोलॉजी ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब जो है आपको एमएससी में मिलता है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में। एमएमबी हॉस्टलर्स के डेली रूटीन बता दीजिए। ये इसका नाम तो मुझे याद है, इसका नाम तो सृष्टि राजपूत था शायद, वो बहुत कमेंट करती, बहुत अच्छी है। एमएमबी हॉस्टलर्स के डेली रूटीन बता दीजिए। क्या हम दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं बिना डिस्टर्बेंस के? पर मुझे सेकेंड 2 साल के अंदर जॉब चाहिए, फैमिली बहुत टॉक्सिक है थोड़ा सा। अच्छा, ये लड़की बहुत ही अच्छी है, ये बहुत ज़्यादा कमेंट करती है, मेरे हर वीडियो में कमेंट करती है, तो बहुत अच्छी लड़की है ये। देखो, आपको डेली रूटीन मैंने पहले क्वेश्चंस पे बता दिया कि कैसे टाइमिंग होते हैं, 9 बजे से 4 बजे के होते हैं, उसके बीच में आपकी क्लासेस होगी, तो आपको उसके बीच में आपको टाइमिंग्स जो है आपको मैनेज करना होगा, ठीक है। 9 से मान लो 11 o'clock तक क्लास है, तो 11 से 2 PM तक मान लो कि कोई क्लास नहीं है, उस पर आप अपने टाइम को यूज़ कर सकते हो। फिर 2 से 4 फिर क्लास है, फिर 4 बजे के बाद तो आपका ऑफ है, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना। लेकिन बीएससी वाले को थोड़ा दिक्कत है, तो उनको प्रैक्टिकल्स बहुत लिखने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत लोग जो है हमारे हॉस्टल में मैंने देखा है, वो नीट की प्रिपरेशन अभी भी कर रहे हैं नीट की प्रिपरेशन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते कुछ भी। अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो तो आप ज़रूर कर सकते हो दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन। और आप जो बोल रहे हो 2 साल के अंदर जॉब चाहिए, तो मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता कि बीएससी या बीए करने के बाद तुरंत बीएचयू से जॉब लग जाते हैं या कुछ भी। लेकिन अब प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है जैसे एलिन फिजिक्स वाला वगैरह, उस पर आप शायद, मुझे लगता है आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर बीएड करने के बाद। आई डोंट नो, उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन आप, मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। आप जैसे एमएससी करोगे तो आपका थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा रहेगा, है ना। आप तुरंत ही अगर जॉब चाहोगे, मतलब बिल्कुल बीएससी करके या फिर बीए करके, तो थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा मैम, बीए, अच्छा और एक चीज़ है, लेकिन आप जैसे बीएचयू में आते हो, बीएचयू में आने के बाद आप ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा सकते हो। अगर आपको फाइनेंशियल भी हेल्प चाहिए तो ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हो, जहाँ पे पेड वाले होते हैं। आप एनजीओ में मत जाना, एनजीओ भी ज्वाइन होता है, बीएचयू की तरफ से बहुत सारे एनजीओ भी हैं। तो एनजीओ में भी जैसे होता है कि वहाँ पे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं एनजीओ में, अगर आप चाहोगे तो। लेकिन अगर आप मान लो कि पेड वाले करते हो, तो आपको मान लो कि आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो आप पेड वाले जो जहाँ पे ट्यूशन पढ़ाता है वहाँ पे पढ़ा लो, थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल जाएगा वहाँ से फाइनेंशियली, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इज दैट बीएससी फर्स्ट ईयर पे कितने स्कॉलरशिप मिलता है? देखो, स्कॉलरशिप सबको नहीं मिलता है, स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ कुछ ही बच्चों को मिलता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप स्कॉलरशिप के भरोसे में आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। स्कॉलरशिप जो है वो यूपी में जो है उनको मिलता है, उसमें भी बहुत सबको नहीं मिलता है, ठीक है। सबको नहीं मिलता है स्कॉलरशिप, कुछ ही बच्चों को मिलता है। और मैं तो कोलकाता से हूँ, मुझे तो और नहीं मिला है। इसका रीज़न ये है कि मैंने 10th और 12th जो है वो मैंने कोटा से किया है, ठीक है। तो मुझे कोलकाता वाले बोलते कि अपने 10th और 12th के मार्कशीट दिखा, वो तो मैंने कोटा से किया है। और फिर क्या बोलते हैं,
यूपी वाले बोलते हैं कि तुम तो कोलकाता से हो, तो मेरे को तो कहीं कब नहीं मिलता। गाइस ये था कुछ क्वेश्चंस जो मैंने प्रिपेयर किया है, और अगर आपको और भी डाउट से और भी क्वेश्चन से आप मुझे बताओ, मैं Q&A सेशन सेकंड पार्ट 2 कंडक्ट करूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।